हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आज आप लोगों के बीच एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक और डेरिवेशन के बारे में, जिसका नाम है प्रतिरोधों का समूहन, जो क्लास 10th के अगर दृष्टिकोण से देखी जाए तो हर साल एग्जाम में पूछी जाती है इस डेरिवेशन को। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कृपया कर इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस समूहन के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, कैसे इसका समूहन किया जाता है, कितने तरह से करते हैं, समूहन करने की कितनी विधियां होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे है क्या, प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों को मुख्यतः दो विधियों से समूहन किया जाता है। कितनी विधियों से? दो विधियों से। कौन कौन सी विधि है? पहला विधि है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। इसमें क्या होती है, जैसे देखिए श्रेणी क्रम समूहन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहला सिरा को जोड़ने से जो क्रम का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चले कि एक हमारे पास एक प्रतिरोध है, ठीक। तब प्रतिरोध का कितना सिरा है? एक सिरा यहाँ है, ये वाला सिरा एक हुआ और एक ये वाला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा होगा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। एक और प्रतिरोध को लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रतिरोध ए है, अब इसका पहला सिरा ए है और ये दूसरा सिरा है। तो हमने डिफिनीशन में कहा क्या कि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहला सिरा के जोड़ने से जो क्रम का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, यानी कि इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, बात समझिएगा, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा को अगर हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो दो प्रतिरोधों का एक क्रम बना और इसी क्रम को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन का नाम देंगे। अर्थात इसी को हम डिनोट करें तो ऐसे, बात समझ। इसी तरह से कोई और प्रतिरोध अगर आता है तो अब देखिए ये तो दूसरा सिरा था, एक और प्रतिरोध को हम अगर लेते हैं और इसका पहला सिरा ये है और ये दूसरा सिरा है, तो इसका ये दूसरा सिरा इसके पहला सिरा से कनेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से एक और प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी प्रतिरोध आएंगे उसको अगर पहला सिरा को अगले को दूसरे से आइए देखते हैं आगे। अर्थात यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास है यहाँ पे तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3। तो ये तीनों का जो समतुल प्रतिरोध होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता है। अभी कैसे आता है हम आगे डेरिवेशन में बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसको पूरी तरह से हम सिद्ध करके देंगे कि आता कहाँ से है। फिलहाल अभी उसके बाद समांतर क्रम समूहन की अगर बात करते हैं तो समांतर क्रम समूहन जब एक से अधिक प्रतिरोधों का पहला सिरा, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिरोध हमारा है, एक और प्रतिरोध है, एक और प्रतिरोध है। हमने तीन प्रतिरोध को लिए। क्या कहा गया है? एक से अधिक प्रतिरोधों का पहला सिरा को आपस में तथा दूसरा सिरा को भी आपस में जोड़ने से जो क्रम बनता है, जोड़ने से जो क्रम का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? हम समांतर क्रम समूहन का नाम देते हैं। बात समझ में? अगर इसको हम देखें, यहाँ पे तीन प्रतिरोध हम लिए हैं। कितना? तीन प्रतिरोध को लिए हैं। अब तीनों प्रतिरोध, पहला सिरा है, पहला है, इसका ये पहला है, इसका ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। बात समझ में आ रही? अगर इन तीनों को हम एक तार से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक, इसको भी देखते हैं इधर, इसको भी तीनों को हम एक तार से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन गया? एक श्रेणी का निर्माण हो गया। क्या बन गया? एक श्रेणी बन गया, अर्थात एक समूह बन गया। और इसी समूहन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम समूहन का नाम देते हैं। अर्थात अगर हम इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे, तो इसका जो समतुल प्रतिरोध होगा, क्या? इसका जो समतुल प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 1, समतुल प्रतिरोध हो जाएगा तो हो जाएगा 1/RP
बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। अब ये सब कहाँ से निकल कर, ये फार्मूला कहाँ से हमने लिखा, ये पूरा को एक डिराइव एक डेरिवेशन द्वारा हम पूरा स्पष्ट करेंगे। बात समझ में आई। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले इसको लेकर के कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का एग्जाम का 5 नंबर है। अगर इसे आप ध्यान से समझते हैं तो एग्जाम में कन्फर्म है कि 5 नंबर आप लेकर के आइएगा। तो कृपया कर इसे ध्यान से समझिएगा, और अगर ये पूरी डेरिवेशन समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर, और अगर चैनल पर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि 3 प्रतिरोध हम लेते हैं। 3 प्रतिरोध को हम क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्या है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, और इसको पुनः क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे, बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे हम इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस तार में हम क्या करें, क्या होगा, आई धारा फॉलो होने लगा। आई धारा क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। जो श्रेणी क्रम में जोड़े हुए के कारण इस सभी प्रतिरोधों पर एक समान धारा क्या होने लगेगी, बहने लगेगी। और प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तब प्रतिरोध की अगर बात करें तो इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। इसीलिए वो विभवांतर को भी क्या करेगा, अपने अंदर अलग अलग विभवांतर को क्या करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा। अर्थात देखा जाए तब भी विभवांतर की बैटरी से जैसे इसमें ऐड किए तो R1 पर मान के लेते हैं कि V1 विभवांतर एक खपत करती है, इस पर V2, इस पर V3। अर्थात कहने का मतलब है इस जितना भी फिगर उसको हम यहीं पे एक डिस्क्रिप्शन में रूप में लिख दिए हैं। जैसे माना कि तार A और B के बीच 3 प्रतिरोध को, जैसे A और B हमारा एक वायर है, इसके बीच कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, R1 R2 और R3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, A से B के बीच में जितने भी प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। और इसे भी विभवांतर के बैटरी के साथ जोड़ने पर, अब जैसे ही इसको श्रेणी क्रम में जोड़े, अब इस तार को ल्यान करके हम क्या किए, एक भी विभवांतर के बैटरी से जोड़ दिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसे भी विभवांतर के बैटरी के साथ जोड़ने पर इस तार में आई धारा बहने लगती है। यानी कि इस तार में क्या धारा बहने लगी, आई धारा फॉलो होने लगी। बात समझ में आई। यदि R1 R2 R3 कौन कौन, R1 R2 और R3 का विभवांतर क्रम से V1 V2 V3 हो तो, यानी कि हम मान लिए कि R1 का विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है, R3 का विभवांतर V3 है, तो ओम के नियम से हम चलेंगे। क्या, ओम के नियम से। तो ओम के नियम कहता है कि V बराबर IR। क्या कहता है ओम, यानी कि ओम के नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। तो यहाँ से लिखेंगे R1 प्रतिरोध के लिए, अर्थात V1 बराबर, तो V1 कहाँ है, यहाँ R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर लिखेंगे, यहाँ से तो I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I इंटू R1। बात समझ में आई। उसी तरह से लिखेंगे V2 बराबर तो I R2, उसी तरह से लिखेंगे V3 बराबर तो I R3। अब इस सभी में धारा समान रखे हैं। समान इसलिए रखे हैं कि क्योंकि जितना भी प्रतिरोध है एक ही तार से तो जुड़ा हुआ है, और उस तार में कितना धारा फॉलो हो रही है, I धारा फॉलो हो रही है। इसलिए V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। बात समझ में आई यहाँ तक। अब उसके बाद अगर देखा जाए A और B के बीच, A और B के बीच का विभवांतर V है। क्या है, A और B के बीच का जो विभवांतर है कितना है, V बैटरी, यानी कि वही V विभवांतर के बैटरी के साथ जोड़ा हुआ था, और यही भी 3 विभवांतर यानी कि अलग अलग विभवांतर में क्या हो गया है, बट गया है। तो यहाँ से लिखेंगे V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3।
अब यहाँ से ये V बराबर है तो V1 का मान यहाँ से उठा कर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा I_R1। V2 का मान यहाँ से लिखेंगे तो I_R2 और V3 का मान रखेंगे तो I_R3। बात समझ में आई। और यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन में तो हमारा इसमें सब I यानी कि सभी में I क्या है, समान है। तो हम क्या करते हैं, I को कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम I को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बात समझ में आई। अब यहाँ से आगे क्या होता है देखते जाओ। अब क्या करने वाले हैं कि ये तीनों क्या है, प्रतिरोध है। अगर तीनों को अगर हम मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोध का एक समतुल्य प्रतिरोध RS है। RS क्यों माना, R यानी कि प्रतिरोध, S यानी कि S मतलब होता है सीरीज। क्या होता है, सीरीज। और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, यानी कि S सूचित कर रहा है कि किसका समतुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम समूहन का। बात समझ में आ। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, हम मान लिए कि A और यहाँ पे B, ये दोनों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लिए, RS मान लिए। और इसको क्या किया गया था, एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ था। यहाँ पे एक स्विच था, ये क्या है, स्विच है। V विभवांतर के बैटरी के साथ जोड़ा हुआ था। तो जैसे V विभवांतर के बैटरी के जोड़ेंगे तो इसमें क्या I धारा क्या होने लगेगी, फॉलो होने लगेगी। बात समझ में आ रही। और यहाँ पे क्या एक समतुल्य प्रतिरोध RS है। तो ओम के नियम से अगर लिखते हैं, ओम के नियम से, तो क्या हो जाएगा हमारा वही V बराबर I_RS। बात समझ में, I_RS, क्योंकि ओम के नियम यही ना कहता है V बराबर I_R, V बराबर I_R। तो V बराबर I_R है तो यहाँ से विभवांतर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर I_RS, क्योंकि यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध RS है। बात समझ में। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब इतना करने के बाद समीकरण 1 और 2 को एक साथ तुलना करके देखते हैं। ए भी V के बराबर है, ए भी V के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा हमारा क्या, ए भी V के बराबर है, ए भी V के बराबर है। तो ऐसे भी कह सकते समीकरण 2 से V का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, I_RS बराबर I_R1 जोड़ R2 जोड़ R3। यही तो है हमारा यहाँ I_R1 जोड़ R2 जोड़। तो यहाँ से I से I कैंसिल, तो हो गया हमारा क्या, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अगर यहाँ तक पूरी कथन समझ में आई हो, पूरी डेरिवेशन समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जितना भी डेरिवेशन हमारा 10th से रिलेटिव, 12th से रिलेटिव जितना भी है वो सब इस चैनल पर मिलने वाला है। और अगर ये वीडियो खुद आपको समझ में आ रही हो तो हम चाहेंगे कि इसी तरह के अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। आगे देखिए, हमारा तो ये निकल करके आ गया कि अगर हम एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध R1, R2 और R3, यानी कि उस अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलते हैं ऐसी ऐसी अनंत प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, बहुत से प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं, R1, R2, R3, R4, ऐसे ऐसे बहुत सा प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो बस कुछ करना नहीं है, RS बराबर हो जाएगा हमारा
R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ऐसे ऐसे योगफल Rn, यानी कि n प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में? हाँ, यहाँ से इस अगर बात किया जाए इस डेरिवेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी प्रतिरोध का योगफल ही समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। जितना भी प्रतिरोध उसमें जुड़ा हुआ है उस सभी का योगफल ही क्या कहलाता है? समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि जितना भी प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है उसका मान समतुल्य प्रतिरोध से छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है उससे समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 प्रतिरोध को लेते हैं, ये है 5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। तीनों को क्या A और E B है, तीनों को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो इसका अगर समतुल्य प्रतिरोध निकाले तो क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला है ना, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। बात समझ में आई? तो इसको हम अगर रख देते हैं वैल्यू 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम, यानी 5 3 8 2 10 ओम। समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया? RS बराबर कितना निकल के आ गया? 10 ओम निकल के आ गया। बात समझ में आई? अब इस 10 ओम को देखते हैं। हमारा R1 कितना था? R1 5 ओम था। R2 कितना था? 2 ओम था। और R3 कितना था? 3 ओम था। यही ना है। लेकिन यहाँ पे देखने वाले, और RS कितना निकल के आया? 10 ओम निकल के आया। तो यहाँ से देखते हैं कि जितना भी हमारा RS जो है ना, R1 से भी बड़ी है, RS R2 से भी बड़ी है, और RS R3 से भी बड़ी है। ध्यान देखिएगा, RS कितना है? 10, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना आया है? 10 आया है। और हमारा R1 कितना है? 5 ओम है। तब 5 से तो 10 बड़ी होती है ना, अर्थात कहेंगे कि RS यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रथम प्रतिरोध से बड़ी है, समतुल्य प्रतिरोध का मान दूसरा प्रतिरोध से भी बड़ी है, समतुल्य प्रतिरोध का मान तीसरा प्रतिरोध से भी क्या है? बड़ी है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर श्रेणी क्रम में एक से अधिक प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग जितने भी प्रतिरोध होते हैं उससे क्या होती है? बड़ी होती है। बात समझ में आई? हाँ, एक बात और, अगर मान के चलिए कि श्रेणी क्रम में अगर हम किसी एक प्रतिरोध को हम हटा देते हैं तो पूरा परिपथ ही भंग हो जाता है। अर्थात अगर मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में एक से अधिक प्रतिरोध को ऐड कर रहे हैं और यही प्रतिरोध हमारा क्या हो गया? खराब हो गया, तो धारा यहीं तक रह जाएगा, धारा आगे की ओर नहीं बह पाएगा। तो इस समूहन में सबसे भारी कमी यही होती है कि श्रेणी क्रम समूहन में एक से अधिक प्रतिरोध को अगर हम ऐड करते हैं तो एक प्रतिरोध के खराब हो जाने के कारण पूरा परिपथ क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। बात इतना समझ में आई? तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।